नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और लीगल हेल्पलाइन हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। घरों में होने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं। आमतौर पर घरेलू हिंसा का सामना अधिकतर महिलाओं को ही करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर भारत में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अलग अलग बनाए गए और पारित किए गए घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में कई कानून हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत आमतौर पर परिवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसका पीड़ित व्यक्ति से कोई घरेलू संबंध हो। पीड़िता का इस व्यक्ति से खून का संबंध जैसे कि माता पिता, भाई बहन, विवाह का संबंध जैसे पति, ससुराल, अपने साथी से लिव इन रिलेशनशिप या फिर दूर की रिश्तेदारी का कोई संबंध हो सकता है। हिंसा या दुर्व्यवहार करने वाला पुरुष या फिर महिला हो सकती है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसकी एक बड़ी वजह होती है महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराई जाए उसकी सही जानकारी ना होना। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 मौजूद है और इस कानून के तहत अगर घरेलू हिंसा का शिकार है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। कई सारे सवालों से पीड़ित महिला का सामना होता है। महिला हिंसा का अपराध कानून के तहत किसी भी वयस्क पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ऐसे मामलों में जब महिला विवाहित है और विवाह की तरह संबंध में रह रही है तो वो हिंसा अपराध करने वाले पति पुरुष के साथी महिला संबंधियों के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रक्रिया में आने वाली अड़चन को हम सवाल और जवाब के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको शिकायत दर्ज कराते समय काफी मददगार साबित हो सकती है। आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह। और अभिकल्प जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। लेकिन इससे पहले कि आपसे सवालों की शुरुआत करें, हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि अगर घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ उनका कोई भी सवाल है तो वो फोन करके बकायदा राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 और 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को मिलाइए और दोनों में से किसी भी एक नंबर को मिलाकर आप बाकायदा घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिकल्प प्रताप सिंह जी, जो कि अधिवक्ता हैं। यहाँ पर गोंडा से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश जी, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, अभिकल्प जी, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनके सवाल का जवाब दीजिए। जी जयप्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, ये पूछना चाहते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, जैसे परेशान कर रहे थे, मारते भी थे, सिस्टर को भी मारे, 2 भाई को भी बहुत मारते थे, तो वो हमको जैसे बेदखल कर दिए। जी सर। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप जल्दी से अपना सवाल पूरा सुन पा रहा हूँ। तो सर, हमारा जैसे वसीयत 2 भाई के नाम कर दिए, हमारा बेदखल कर दिए सर। तो अब हम बहुत परेशान हैं, जैसे हमारी माता जी बहुत टॉर्चर पाई, जैसे हम अपने हमारी जो पत्नी है वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति थी, और हमारे ससुर जी हमारे पूरा हेल्प दे रहे थे, हनुमान शुक्ला नाम है, और लालता मिश्रा जी, वो पुलिस से बहुत कंटेक्ट रहते थे, पुलिस लोग उनका मदद खूब करते थे। परसपुर के हैं सर, पुलिस अध्यक्ष में बहुत उनका हेल्प करते थे, बहुत मदद करते थे सर। सवाल क्या है, आप मुझे सवाल बताइए। जी सवाल पूछिए, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? सर पूछना हम ये चाहते हैं, जो हमारे वसीयत है, हमारे छोटे भाई को 2 भाई को वसीयत कर दिए हैं, अब हम उसमें जगह पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? ठीक है, वजह क्या थी आपको बेदखल करने की? क्योंकि हम अपने माता पिता को भी मारे, दादी को भी मारे, और माता को भी मारे, पिता को भी मारे, भाई को भी बहुत मारे, बहुत टॉर्चर किए। ठीक है, अभी कल देखिए मैं बता देता हूँ आपको। आज का जो प्रोग्राम है वो घरेलू हिंसा को लेकर है, जो महिलाओं के ऊपर जो होती है, और आपका सवाल उससे रिलेटेड नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो पिताजी की जो संपत्ति है वो उन्होंने खुद अर्जित की है या फिर आपके दादाजी से मिली हुई थी? ये हमारे पिताजी के नाम, माता जी के ऊपर ये जो संपत्ति है, वो आपके पिताजी ने खुद खरीदी थी या उनके पिताजी से मिली थी? आपके दादाजी से मिली थी? हमारे दादाजी से मिली थी, पिताजी ग्रैंडफादर से मिली थी ना?
आप जी सुन पा रहे हैं मुझे? जयप्रकाश जी, आपको जो जो आपकी वसीयत है उसमें जो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है वो उनके पिताजी से मिली है, उनको आपके दादाजी से मिली है ना? ये दादाजी से मिल करके जैसे पिताजी जैसे थोड़ा दिमाग के लूज हैं सर, कम मैं आपको दिमाग बता हैं। देता हूँ, सुन सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो संपत्ति आपको आपके पिताजी को अब उनके पिताजी से मिली है, उसकी उस संपत्ति के लिए आप सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं कोर्ट में जाके। जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने खुद अर्जित की है, उसमें उनको अधिकार रहता है कि चाहे वो आपको दें या आपको ना दें, आपके भाई को दे दें या आपकी बहन को दे दें, जिसको भी चाहें उसको दे सकते हैं। पर अगर वो संपत्ति उन्हें खुद मिली है अपने पिताजी से, तो आप उसके लिए केस डाल सकते हैं कोर्ट में। आप चलिए, सिविल कोर्ट में जाइए, वहां सूट फॉर पार्टीशन डाल दीजिए। ठीक है। उम्मीद है कि जयप्रकाश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब विकल्प जी अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। घरेलू हिंसा को लेकर बाकायदा यहाँ पे सवाल काफी सारे हैं और समय थोड़ा सीमित है। विकल्प जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो घरेलू हिंसा की डेफिनेशन होती है उसको सही मायनों में क्या समझा जाए, और खासतौर पर यदि किसी को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो उसे करना क्या जी, मैं चाहिए, बता और देता वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें घरेलू हिंसा मानी जाए? हूँ। जी, जो ये आपका जो एक्ट है, हम्म प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हम्म 2005, इसमें सेक्शन 3 जो है वो क्लैरिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, या आप हिंदी में कहना चाहें तो घरेलू हिंसा क्या होती है। किसी भी महिला के साथ उसका पति या उसके पति के घर वाले, जो फैमिली रिलेटिव होते हैं, कोई मारपीट करते हैं, उसको ठीक से खाना नहीं देते हैं, उसको ठीक से कपड़े नहीं देते हैं, कोई भी इकोनॉमिक अब्यूज करते हैं उसके साथ, या फिजिकल अब्यूज करते हैं या मेंटल अब्यूज करते हैं, वो घरेलू हिंसा की डेफिनेशन में कवर होगी हम्म सेक्शन 3 के अंडर में। और इसके खिलाफ अगर जो भी करता है फैमिली रिलेटिव या हस्बैंड, तो आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकल्प जी, क्या ये घरेलू हिंसा की डेफिनेशन सिर्फ महिला के उत्पीड़न से संबंधित है? क्या ये मानकर चला जाए कि अगर घरेलू हिंसा घर के किसी मेल के साथ भी हो रही है, किसी पुरुष के साथ हो रही है, या घर में किसी लड़के के साथ हो रही है, क्या वो भी इसी क्राइटेरिया में आता है या उसके लिए एक अलग सेक्शन है? देखिए, अंडर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, दिस ओनली कवर्स वुमेन। इसमें हस्बैंड के लिए या मेल के लिए कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है। आप आईपीसी में जा सकते हैं, और जो बाकी जो कानून है उनकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप मुकदमा दर्ज करवाना है या फिर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई का प्रोसेस शुरू करना है तो उसके लिए पहला संपर्क पुलिस से ही करना होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस जी, होगा। इसमें कई सारी प्रोसेस हैं। हाँ या तो आप पुलिस से कर सकते हैं। हाँ अगर पुलिस में भी इस एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स उन्होंने डेजिग्नेट करके रखे हुए हैं। तो हर पुलिस स्टेशन में, ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में जो महिला कांस्टेबल होती है, उनको एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराइए, या एक और प्रोसीजर होता है DIR प्रोसेस जो होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। उसमें आप कॉल करके बुला सकते हैं पुलिस वाले को, वो आपके घर आएंगे, पूरे इंसिडेंट जो हुआ है उसका प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करेंगे। अगर पुलिस आपसे कॉपरेट नहीं कर रही है तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए, आप वहां भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये आपने जो कहा है कि बाकायदा जो वेबसाइट है वहां पर भी अप्रोच किया जाए, अच्छा, इससे पहले कि मैं अपना दूसरा सवाल पूछूं, एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए कि क्या घरेलू हिंसा की जो शिकायतें हैं वो ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती हैं? जी, ऑनलाइन हो सकती है। ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है, उसको लेकर क्या प्रोसीजर होता है पूरा? हर स्टेट में जो वेबसाइट रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें FIR का प्रोविजन होता है। ऑनलाइन FIR कई सारे स्टेट्स में जो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप दिल्ली में अगर हैं तो आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। आप सारा जो इंसिडेंट हुआ है वो सारा आप कंप्लेंट ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, एंड पुलिस विल ट्रीट इट एज अ फिजिकल FIR। ठीक है। और विकल्प जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपने बाकायदा ऑनलाइन FIR की बात कही है या फिर ऑनलाइन जरिए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आपने जिक्र किया कि देखिए उसके बाबत भी बाकायदा आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कई अगर देखा जाए तो इस तरह के मामले वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं जहां पर या तो ये देखा जाए कि वो लोग निरक्षर होते हैं, या फिर ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा होता है जहां पे मारपीट ज्यादा देखने को मिलती है घरों में। तो ऐसे में वो महिला जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो कैसे बाकायदा न्याय के लिए गुहार लगा सकती है, अगर वो लगाना चाहे तो?
आवाज उठाना चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के अगर खिलाफ? अगर वो ऑनलाइन सक्षम नहीं है एफआईआर करने के लिए, तो हर पुलिस स्टेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, महिला जो कांस्टेबल रहती हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनको अपनी सारी बात बताइए, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। और अंडर द एक्ट इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे हरदोई से भी हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रजापति। उनका वैसे तो आधार कार्ड से संबंधित है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड उनका सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात भी सुन लेते हैं। प्रजापति जी, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर। जी प्रजापति जी, आपकी आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए जल्दी से। सर जी, पहले उसने 12,200 जमा करवा लिया, फिर दूसरी बार 15,100 रुपये जमा करवा लिया। मसला क्या है, पूरा मसला बताइए। दुर्गेश कुमार प्रजापति। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मामला क्या है? सर, फ्रॉड का मामला है। 25 लाख की लॉटरी फंसी थी 22,002 पे, लॉटरी नंबर। उसने सर फ्रॉड किया। आपने लॉटरी खरीदी थी प्रजापति जी? जी। उसके बाद क्या हुआ? आपके खाते में करंट अकाउंट नहीं है तो 10,000 और जमा करने करेगा, ऐसे बोला था उसने। तो फिर मैंने नहीं किया। ओ अच्छा, तो आपको ऑनलाइन की जरिए उन्होंने बताया कि आपकी लॉटरी निकली है और आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको लॉटरी का अमाउंट देंगे। हाँ, तीसरा अमाउंट और जमा करना पड़ेगा कहते हैं। 12,000। जी प्रजापति जी, मैं आपको बता दूं, ये बहुत कॉमन फ्रॉड है, आजकल काफी प्रचलन में है, कई मूवीज वगैरह भी बन रही हैं इसके ऊपर। आप देखिए, अभी आप इसके शिकार हो चुके हैं, तो आपके पास, आपको ये करना है कि जो साइबर सेल है आपके पास में या पुलिस स्टेशन है, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस को आप अपनी सारी बात बताइए, वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे। खाता नंबर और जी आधार कार्ड के साथ कुछ तो नहीं करेगा वो? नहीं, आपने पैसे, आपके अकाउंट से पैसे डिपॉजिट हो गए या नहीं हुए, मुझे ये बताइए। नहीं, शायद यहाँ पे विकल्प जी, मुझे लगता है कि इनके जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड के भी, वो भी इनसे ले लिया गया है और ऊपर से ठगी भी की गई है। मतलब पैसे भी अकाउंट में डलवाए गए हैं, इनसे पैसे भी नहीं दिए गए हैं। लॉटरी का तो खैर कोई नामो निशानी नहीं फिलहाल उसको वापसी को लेकर है कि कोई पैसा वहां से मिलेगा। ऊपर से जो इनके डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, वो भी इनसे ले लिया गया है। प्रजापति जी, आधार कार्ड ले लिया गया है तो उसकी आप एफआईआर लिखा दीजिए। आधार कार्ड के जरिए आपसे कोई पैसे नहीं निकाल सकता, उसके लिए आपके फोन पे ओटीपी आता है। आप ओटीपी किसी को नहीं बताएंगे तो आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। चलिए, उम्मीद है कि अपना आधार को आप एफआईआर में रजिस्टर करा दीजिए कि आपका आधार खो गया है, और नया आधार आप इशू करा सकते हैं उसके बाद। ठीक है प्रजापति जी, सबसे पहले पुलिस से संपर्क कीजिए और वहां पर आधार कार्ड के खोने की जो सूचना है वहां पर दीजिए, एफआईआर दर्ज करवाइए। पहला स्टेप यही है। यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। सिंह साहब, अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस में अगर जो वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, परिवार के किसी सदस्य हो रही, चाहे फिर वो आपके जो लड़की के या पीड़िता के मायके वाले हैं या ससुराल वाले हैं, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप भी यहाँ पर इस वक्त काफी प्रचलन में है। कई लोग हैं, कई कपल्स हैं जो कि लिव इन में रहते हैं, तो वहां पर अगर जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, वो मारपीट करता है फीमेल पार्टनर के साथ, तो क्या वो भी इस सेक्शन के तहत आती है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट, जो वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, मैं आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा 2013 में आया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो भी लोग हस्बैंड वाइफ, इफ दे आर स्टेइंग इन अ रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो बिल्कुल शादीशुदा जीवन की तरह अगर वो रह रहे हैं और उनकी अगर पहले शादी नहीं हुई है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसको माना जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी महिला की पहले शादी हो चुकी है और उसके बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में जाके रहती है,
तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर दो अनमैरिड लोग हैं और अगर वो जाके लिव इन में रह रहे हैं तो उनको इस कानून के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ निकिता यादव हमारे एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, अभिकल्प जी। इनका लेखपाल को लेकर कुछ सवाल है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। निकिता जी, सवाल पूछिए अपना। निकिता जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ मैम बोलिए। जी, सवाल पूछिए जल्दी से। मैम मेरा सवाल है कि जैसे उत्तर प्रदेश थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। मैम उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बेटियों का अधिकार नहीं है बताते हैं, यूपी में। हेलो जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सर, मेरा ये सवाल है कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की जो राज्य है वहाँ के जो लेखपाल है वो सर कहते हैं कि प्रयागराज में पिता की संपत्ति में बेटियों का हक नहीं होता है। वो सर मैं पूछती हूँ क्या ये सच है कि नहीं होता है? जी, अभिकल्प जी। जी, ये जो आपका सवाल है, ये इसमें जो लेखपाल जो कह रहे हैं वो गलत है। जो भी पिताजी की संपत्ति है उसमें बेटियों का अधिकार है। 2006 के बाद कानून में बदलाव आया है और इसके अंतर्गत जो बेटियां हैं उनको भी प्रॉपर पार्टीशन के तहत उनको भी संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि निकिता जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बेटियों का भी अधिकार होता है, और इस बाबत जो लेखपाल उनको सलाह दे रहे हैं वो सरासर गलत है। खैर, अगर अभिकल्प जी, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल होता है DIR और प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसको लेकर थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, क्या है ये? जी देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसमें डायरेक्शन ये दिया गया है कि विद द एक्ट कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो उनको जो महिला कांस्टेबल है उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा और उनका काम ये रहेगा कि मजिस्ट्रेट जो है उनको पूरी सहायता देना, असिस्टेंस देना। उसके अलावा जो ये जो आपने DIR कहा जी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, हाँ, उसको जाके प्रिपेयर करना, क्योंकि दो तरीके होते हैं। अगर जैसे किसी महिला के साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो या तो वो पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट लिखाए या उसके अलावा पुलिस स्टेशन में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है डेजिग्नेटेड उसको फोन करके बताए। उसकी ड्यूटी होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की कि वो जाके और जहां पे इंसिडेंट हुआ है वहां रिपोर्ट तैयार करे और उसको सबमिट करे कोर्ट में। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभिकल्प जी, अगर कहा जाए तो इस बाबत जो भी पीड़ित है, अब चूंकि आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो एक डोमेस्टिक वायलेंस में जो एक्ट है या फिर जो सेक्शन है वो महिलाओं को आधारित करके बनाए गए हैं, तो ऐसे में जो पीड़िता है उसके अधिकार क्या होते हैं? और एक ये भी कहा जाता है कि वित्तीय और आर्थिक दुर्व्यवहार भी किया जाता है, इससे क्या मतलब हुआ? देखिए, जो आप बता रही हैं इकोनॉमिकल अब्यूज, वित्तीय और आर्थिक दुर्व्यवहार, ये अगर आप सेक्शन 3 देखेंगी तो उसमें एक्सक्लेमेशन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी महिला को उसका स्त्रीधन मिला है या उसकी ज्वेलरी मिली है और उसके ससुराल वाले उससे ज्वेलरी छीन लेते हैं और उसको ठीक से कपड़े पहनने के लिए नहीं देते हैं, मेंटल अब्यूज करते हैं। और इकोनॉमिकल अब्यूज में फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी, जैसे बाहर कहीं जाना है, कुछ सामान खरीदना है, जो उनकी घरेलू रिक्वायरमेंट, जो डोमेस्टिक नीड रहती है, उसके लिए आपको सहायता नहीं मिल रही है, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, तो ये सेक्शन 3 का वायलेशन होगा और इसके अंडर वो कंप्लेंट कर सकती है। जब कंप्लेंट करेंगी तो कोर्ट के पास अधिकार है कि कोर्ट प्रोटेक्शन देगा, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन देगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से भी जो प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। प्रोग्राम का एंड करने से पहले एक सवाल और रह गया है, वो भी हम मैं आपको एक चीज और बता दूं जी, ये जो प्रोटेक्शन है ये सेक्शन 20 के अंदर मिलेगा। सेक्शन 20 के अंदर मिलेगा। ठीक है, साझा घर से बाहर निकाले जाने पर क्या किया जाए? जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। साझा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वो महिला का अधिकार रहता है उसमें रहने का। अगर उसमें निकाला जा रहा है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट की जाएगी और प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है महिला के फेवर में। सेक्शन 19 में कोर्ट सारे एविडेंस को देखेगा और ऑर्डर पास करेगा कि ये जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, साझा परिवार जो आपने बताया,
उसमें महिला को रहने का हक है और उसको प्रोटेक्शन देगा प्रॉपर। बिल्कुल, यानी कि उस साझा घर में महिला के पास पूरा अधिकार है कि वो उस घर में रहे। बहुत बहुत पूरा शुक्रिया विकल्प प्रताप सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और ये जरूरी जानकारी दर्शकों तक उपलब्ध करवाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।